नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती का किरदार अब लगातार किस तरफ जा रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न है जो देश की राजनीति में भी उतना ही प्रासंगिक है। वैसे तो राजनीति में रिश्तेदारों की, वंशवाद की भूमिका और चर्चा एक अलग विषय है, लेकिन इस वक्त मायावती जी का अपने भतीजे पर जो कहर बरपा है, पार्टी से उनको जो दूर किया गया है, उसका क्या अर्थ है, क्या मायने हैं, क्या मतलब है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी की राजनीति उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और देश के रूप में, इस रूप में कि देश में दलित राजनीति का अब भविष्य क्या होगा, मायावती के इस कदम से बीएसपी की इंटरनल राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति पर उसका क्या संदेश। हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से, विवेक पांडे प्रवक्ता आरएलडी से, धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजकुमार मौर्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। चल क्या रहा है, क्यों ये इतना बड़ा फैसला, उत्तरकाल में ये तमाम सवाल, जो भतीजे को साइडलाइन करने के पीछे मायावती का क्या प्लान, आकाश आनंद से आज तक अचानक क्यों टूटा मायावती का भरोसा, आज तक जो इतने करीब थे वो कैसे अचानक इतने दूर कर दिए गए हैं, मायावती अब किसे बनाएगी अपना उत्तराधिकारी? अशोक तिवारी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मायावती हमेशा से ही ऐसे निर्णय लेते रही हैं जो सबको चौंकाने वाले होते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मायावती ने गठबंधन किया था, तो चुनाव परिणाम के ठीक बाद उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का वोट तो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, लिहाजा गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। ये बयान आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। और इस बाबत जब अखिलेश यादव को बताया गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, गठबंधन टूटा है तो उसके लिए देखेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। तो हमेशा से ही चौंकाने वाले निर्णय मायावती की तरफ से लिए जाते रहे हैं। अब दूसरा जो मूल प्रश्न है कि आकाश आनंद को अचानक उन्होंने पार्टी से साइडलाइन क्यों कर दिया। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के पदों से हटाया है, पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद समाज पार्टी के तहत दलितों में पैठ बढ़ाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त मायावती ने आकाश आनंद को आगे किया था और ये कहा था कि युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कमान आकाश आनंद संभालेंगे। और लगातार उनको कई राज्यों में भी चुनाव प्रभारी बनाकर जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद, जो बहुजन समाज पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है, वो बनाया। अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार का जिम्मा भी सौंपा गया था। लेकिन आपको एक बात और याद होगी कि जब आकाश आनंद की शादी पार्टी के एक पुराने नेता, पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई थी, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर तमाम सारे जो नेता हैं उन्होंने ये कहा कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी के भीतर नेताओं के ऊपर भारी भरकम साबित हो रहे हैं, लगातार दबाव बनाने की एक कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और इस बात का इनपुट मायावती को मिला था और उसके बाद से उन्होंने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकाल दिया था। और उसके बाद जब पार्टी की बैठक की थी तो उस बैठक में आकाश आनंद भी मौजूद थे और उनके जो दूसरे भतीजे हैं ईशान आनंद, वो भी उस वक्त बैठक में मायावती के इर्द गिर्द देखे गए थे। तो ये कहा जा रहा था कि शायद आकाश आनंद का कद थोड़ा सा घटाकर मायावती ईशान आनंद को पार्टी के भीतर कोई बड़ा पद देकर प्रमोट कर सकती है, क्योंकि युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई थी, लेकिन वो उतना प्रभावी पार्टी के लिए साबित नहीं हुए। इस तरह की चर्चा बहुजन समाज पार्टी के भीतर रही है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि अशोक सिद्धार्थ, जिनकी बेटी की शादी आकाश आनंद से हुई, पार्टी के भीतर का एक बड़ा धड़ा वो लगातार मायावती को ये रिपोर्ट कर रहा था कि पूरी पार्टी पर एक आधिपत्य साबित करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और पार्टी के जो पुराने नेता है उन्होंने मायावती को इस तरह का इनपुट दिया था। कल जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लखनऊ में मायावती ने ली तो उस दौरान तमाम सारे नेता पार्टी के मौजूद थे, लेकिन आकाश आनंद को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि जिसको पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया उसको अचानक से साइडलाइन कर दिया, सभी पदों से हटा दिया। और मायावती ने एक बात और कही है कि वो अपने जीवित रहते हुए किसी को भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनाएगी। तो ये पूरा एक घटनाक्रम है। लेकिन अगर आप बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक विरासत को समझने की कोशिश करेंगी तो यूपी में साल दर साल जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हुआ, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हुआ, पार्टी का जनाधार लगातार गिरता हुआ चला गया। और आज हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मायावती का सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है, उमाशंकर सिंह, जो कि पार्टी के पुराने नेता भी हैं। वो भी ये कहा जाता है कि पार्टी की वजह से नहीं बल्कि वो अपने दम पर चुनाव जीतते रहे। तो विधानसभा में पार्टी के विधायक की संख्या 1, लोकसभा में पार्टी के सांसद की संख्या 0। तो लगातार आप देखिए पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और जो जिम्मेदारी
पार्टी के अलग अलग नेताओं को सौंपी गई थी, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जितना जिम्मेदारी के साथ काम किया जाना था शायद उस तरह का इनपुट नहीं मिला है। लेकिन ये बात जरूर है कि पार्टी में कोई भी नेता दूसरा प्रभावी ना हो पाए, इस बात की कोशिश देखी गई है। आपको ध्यान होगा कि शुरुआती दौर में जब बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो लगातार मायावती का साथ छोड़ रहे थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे बहुजन समाज पार्टी का और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जुगल किशोर, ये सब पार्टी के पुराने सिपह सलार रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग आरोप लगाकर उनको भी पार्टी साइडलाइन किया गया है। तो ये बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी अपनी अलग राजनीतिक हैसियत रखती है। हर बार चुनाव में भले वो जीते या हारे, लेकिन उनके एक वोट बैंक की चर्चा हमेशा की जाती है कि ये वोट बैंक किधर जाएगा। अभी आपको ध्यान हुआ कि जब मिल्कीपुर बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें भी ये कहा जा रहा था कि मायावती का वोटर जिसकी तरफ जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से मायावती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ठीक ठाक चले, इसी लिहाज से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। लेकिन मैं अपनी एक बात फिर से दोहरा रहा हूं कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, पद से हटाया गया है और उनके पिता जो आनंद कुमार है उनको पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया। बिल्कुल ठीक है अशोक तिवारी जी, पद से जब किसी पार्टी के प्रमुख चेहरे को हटाया जाता है तो उसका पार्टी के भीतर एक असर होता है, एक सीधा सीधा पार्टी के वर्कर और नेताओं के पे उसका असर होता है और एक उसका असर दूसरे प्रदेश की राजनीति में जो उससे प्रभावित लोग हैं उन पर होता है, दूसरे दलों पर भी होता है। तो सवाल ये धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, समाजवादी पार्टी बीएसपी में हुए इस बदलाव को, मायावती के इस फैसले को किस रूप में देखती है? डॉक्टर मीना जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए किसी भी राजनीतिक दल को वैसे तो अपने दल को किस दिशा में किस दशा में ले जाना, उसकी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या निर्णय लेना, उनको पूरा अधिकार है। हाँ, कुछ दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक करके पार्टी हित में लोगों की राय लेकर के पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े उस दिशा में फैसला करते हैं, और कुछ लोग स्वयंभू फैसले करके लोगों को सूचित कर देते हैं, जिसमें बहन जी का भी नाम है। अब बहन जी ने ये फैसला क्यों लिया, जो परिस्थितियां दिख रही है, अशोक सिद्धार्थ जी चुनाव में निकले और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विशेष रूप से हमलावर थे, और हमलावर होने के पीछे चूंकि बहुजन समाज पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, मानवर काशीराम जी ने बड़े संघर्षवाद पार्टी को खड़ा किया जिसकी कमान बहन जी को मिली, और विशेष रूप से जिनकी हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी बात करती है, जो समाज का एकदम पिछड़ा तबका है, दलित तबका है, जो मार्जिनाइज है, जो हिस्टोरिकल रूप से जिसको अवसर नहीं मिले और किनारे किया गया रहा, उसकी उसका लड़ाई लड़ना और उसके हक हुकूक के नेतृत्व के रूप में बहुजन समाज पार्टी जानी जाती रही, और जो आरक्षण की समर्थक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण की विरोधी है, जो दलितों पिछड़ों के से सरोकार नहीं रखती, सामंतवादी सोच की है, उसका विरोध करने पर आकाश आनंद जी को बाहर करना और फिर दोबारा उनको सभी पदों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के आंदोलनों से उनको दूर करना, ये साबित करता है कि ये कहीं ना कहीं इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हुआ है। और इसमें इसको केवल दो ही लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं डॉक्टर मीना जी, ये निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया। एक खुद बहन मायावती जी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी के साथी जी जी इसमें भतीजा जो है वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, उसका कोई योगदान नहीं है, वो नहीं बता सकते कुछ भी। आपने कहा एक बहन जी बता सकती है और वो बीजेपी बता सकती है, यानी कि जो पद से हटाया गया है उस बेचारे की कोई भूमिका ही नहीं है आपके। नहीं बहन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहन जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि उस लड़की पर निर्भर करता है किस तरह चले, जबकि राजनीतिक निर्णय पारिवारिक लोगों के अंदर परिवार में क्या हो रहा है उस पर नहीं होता। मैंने इसलिए कहा कि केवल बहन जी और भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो आए नहीं है, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता हैं इस वक्त आरएलडी से विवेक पांडे जी। विवेक जी, क्या है इसमें कहानी? भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि भाई मायावती जी ने ये फैसला उनके कौन से हितों को साधने के लिए किया है? धर्मेंद्र कुमार जी की बात को माने तो देखिए, मंच पे आसीन जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, पहले तो सभी को मेरा प्रणाम समर्पित करूंगा। और ये बात पहले तो आपको समझनी पड़ेगी कि मायावती जी की एक व्यक्तित्व की जो एक शैली रही है, सब उनका चाहिए, उनको चाहिए सब मेरा, नेतृत्व मेरा, नियंत्रण मेरा, मूर्ति मेरी, महिमा मंडन मेरा, संगठन मेरा, संकलन मेरा, सब मेरा। तो मायावती जी इस आत्ममुग्धता से, राजनीतिक आत्ममुग्धता से आज से नहीं प्रभावित है, वो बहुत पहले से प्रभावित है।
दूसरी बात, आकाश आनंद जी ने जो अपने आखिरी भाषणों में कहा था, क्योंकि वो भाषण मैंने सुना है, कि उन्होंने इस बात को स्वयं स्वीकार किया था कि पार्टी में कुछ स्थान पे गलत लोग हैं, कुछ लोग हैं जो ऊपरी कैडर तक चीजों को जाने नहीं देते, कुछ लोगों की वजह से काम करने में दिक्कत आ रही है। तो वो कुछ लोग कौन थे, पहले तो चर्चा उस पर होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए ठीक है, आज मायावती जी ने अपना एक निर्णय लिया, उसको किसी तरह से थोपा पार्टी के ऊपर पुनः उन्होंने, और उस निर्णय से बहुत ज्यादा आपको, अगर यहाँ पे कोई ये सोच रहा है कि बीएसपी का भविष्य उज्जवल होने वाला है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इससे एक आक्रोश पनप रहा है, जो युवा कैडर है, जो एक विवेक पांडे जी को लगता है कि आनंद आकाश के साथ जुड़ी हुई जो युवा पीढ़ी है उसमें आक्रोश पनपेगा। बीजेपी के सवाल को समझ में नहीं आया, ठीक बात है। डॉक्टर राजकुमार मौर्य, कांग्रेस पार्टी ने हाल ही के दिनों में बहन जी को लेकर जिस तरह के बयान दिए थे और बहन जी ने आपको जो याद दिलाई थी, उस याद के बीच में उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर जो कदम उठाया है, आपको भी लगता है कि युवा पीढ़ी आपके साथ जुड़ने में उन्होंने आपकी मदद के रूप में काम किया है? देखिए, ये जो मामला है, आकाश आनंद को जो है सभी पदों से हटाया गया है, ये बीएसपी का आंतरिक मामला है, हम लोग उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन ये बात तो सोचनी होगी कि जो युवा चेहरा था, जिसको जनता पसंद कर रही थी, लोग सुन रहे थे, जो सामाजिक न्याय की बात करता था, जो गरीब तबके की बात करता था, जो वंचित समाज की बात करता था, उसको जनता सुनने लगी थी, लोग इकट्ठा होने लगे थे, खासकर युवा जो है वो उनको अपना आइडियल मानने लगे थे, यहां तक बात पहुंच गई थी। लेकिन होता क्या है कि पार्टी में तमाम बड़े नेता हैं जो पार्टी पर अपना एक प्रभाव रखते हैं, वो कहीं कहीं बाधक बनते हैं। ये सभी पार्टियों में है कि नए चेहरे जब नई सोच और नई ऊर्जा के साथ चलते हैं तो उनमें एक बड़े नेताओं से कहीं कहीं दबाव रहता है। तो शायद कहीं कहीं ये वजह रही हो कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जिस तरीके से मुखर होकर बोल रहे थे, बीजेपी को जिस तरीके से निशाना बना रहे थे, तो कहीं कहीं ये दिक्कत रही होगी। और दूसरी बात, अभी हमारे आरएलडी के जो प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि मायावती जी कहीं कहीं वन मैन आर्मी लेकर चलती हैं। उनकी सोच रहती है कि हम सारे नियंत्रण हमारे पास रहे। जनता जो है आकाश आनंद को एक ज्यादा पसंद करने लगी थी, उनको डर था कहीं दो ध्रुव न पैदा हो जाए पार्टी में। तो हमारी सोच जो है, हमारी दृष्टि ये बता रही है, कहीं कहीं ये दोनों दबाव मिलकर इस निर्णय के पीछे रहे होंगे। जी अशोक तिवारी जी, वाकई में आकाश आनंद का बढ़ता कद मायावती की परेशानी था, या आकाश आनंद के द्वारा जिस तरह की टिप्पणियां पार्टी के वरिष्ठ लोगों के द्वारा की गई, यानी कि वो पार्टी में कुछ लोगों से दूरी बनाना चाहते थे या पार्टी से जिनको बाहर करना चाहते थे? दरअसल वाकई में आकाश आनंद अपना इतना ऑरा बनाने में सफल हुए कि मायावती को उनसे डर लगने लग जाए? देखिए, ये बात बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होती इस लिहाज से भी कि आकाश आनंद को पार्टी में अहम पद मायावती ने दिया था। वो मायावती के भतीजे हैं, इसलिए उनकी पहचान बहुजन समाज पार्टी के भीतर देखी गई है। और सबसे पहले जब मायावती ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया था तो अलग अलग राज्यों में प्रचार का जिम्मा भी सौंपा गया था। और आपको ध्यान होगा कि शुरुआती दौर में आकाश आनंद से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो निर्णय है वो पार्टी के दूसरे नेता लेंगे, लेकिन दूसरे राज्यों में उनको चुनावी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया था। आपको याद होगा, राजस्थान भी आकाश आनंद गए थे, महाराष्ट्र में भी उन्होंने प्रचार किया था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रचार वहां पर किया था, पार्टी की बैठकें लगातार वो कर रहे थे। तो ये बात थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि आकाश आनंद के बढ़ते कद की वजह से मायावती चिंतित हो गई, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो विद्रोह की स्थिति पार्टी के भीतर दिखाई पड़ती। मायावती ने कल आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, कोई प्रतिक्रिया आकाश आनंद की तरफ से सामने नहीं आई है। आकाश आनंद के जो पापा है, पिता है उनके, आनंद कुमार, उनको पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया। और इसके अलावा पार्टी के पुराने नेता हैं लखीमपुर के रहने वाले रामजी गौतम, उनको भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। तो बेटे को पद से हटाया, पिता को पद पर बैठाया मायावती ने। तो वो घर के भीतर की एक लड़ाई, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, जो पार्टी के नेताओं की तरफ से एक इनपुट मायावती को दिया गया था कि अशोक सिद्धार्थ, जिनको पहले पार्टी से बाहर निकाला गया, वो दरअसल पार्टी के भीतर अपनी धमक बढ़ा रहे थे, लगातार पार्टी के भीतर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि मायावती के रिश्तेदार भी हैं, पार्टी के पुराने नेता भी हैं। इसको लेकर पार्टी के भीतर बहुत सारे लोग जो थे वो असहज थे। तो पहले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला और उसके बाद आकाश आनंद को पद से हटाकर मायावती ने एक मैसेज तो साफ दे दिया है कि पार्टी के भीतर
जो भी अच्छा और बुरा है उसका निर्णय वो खुद लेंगी। और मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा से ही उनके निर्णय चौंकाने वाले रहे हैं। और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, आपको वो दौर भी याद होगा जब समाजवादी पार्टी के भीतर भी झगड़ा देखने को मिला था, जब शिवपाल यादव जी ने नाराजगी जताते हुए अपनी एक नई पार्टी गठित कर दी थी। एक बात मैं और कहता हूं, और अभी हाल फिलहाल आप देखिए अपना दल एस, जिसकी मुखिया अनुप्रिया पटेल हैं, उनकी पार्टी के भीतर भी उनकी ही सगी बहन जो दूसरी पार्टी चलाती है अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल, उनके भीतर भी सियासी खींचतान देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में, या आप ये कह सकते हैं कि जो रीजनल पार्टीज है उसमें वर्चस्व को लेकर थोड़ी खींचतान देखने को मिलती रहती है समय समय पर। अशोक जी, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, ये तो देश दुनिया हर काल खंड में यही हुआ है। औरंगजेब से लेकर महाभारत और रामायण सब कुछ इसी के आसपास घिरी हुई है, इसी के इर्द गिर्द है। लेकिन जो सवाल आपने किया, समाजवादी पार्टी में जो कुछ हुआ था और उसके बाद जिस तरह से नई पीढ़ी ने कमान संभाली, लेकिन वहां और यहाँ में एक फर्क है। एक बड़ा फर्क जो है, जिस पर हमने पहले भी एक बार चर्चा की है, मैं विवेक जी आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद धर्मेंद्र कुमार जी आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि विवेक जी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, जितनी महिलाएं जो अकेले जिन्होंने राजनीति में, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो जयललिता हो, जिन महिलाओं ने राजनीति में एकल रहते हुए अकेला चलो का रास्ता अपनाया, और जिनके परिवार के आसपास के, इन सभी के आसपास ऐसे ही नाम है, जब उस पीढ़ी को, आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों पर जब बाप बेटा बेटी का रिश्ता है, तब तो अलग। शरद पवार यहाँ तक भतीजे से जिस तरह से वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो सवाल ये है, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, विवेक पांडे जी फिर चले गए, इसलिए धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी में भी वही हुआ, स्वरूप अलग था। आज अनुप्रिया पटेल का जिक्र अशोक तिवारी जी ने किया है। जब किसी भी राजनीतिक दल के भीतर और दल के मुखिया, दल को लीड करने वाला परिवार जब आपस में लड़ता है, तो पार्टी के बाकी नेता और कार्यकर्ताओं पर उसका क्या असर पड़ता है? नहीं सर, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी दल में जब डिवीजन होता है, आपसी मतभेद होता है, पार्टियां टूटती हैं, तो स्वाभाविक से उसका खामियाजा पार्टी को, पार्टी के वर्कर्स को और पार्टी की विचारधारा में गहरी निष्ठा रखने वाले लोगों को होती है। या किसी की भी हो, जनसंघ टूटा, खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी में कई नेता आए गए, हर दल में है, कांग्रेस टूटी कई बार, जनता दल बना, जनता दल खत्म हो गया, समाजवादी जनता पार्टी बनी, खत्म हो गई, अपना दल बनी, टूटी, बहुजन। सवाल यहाँ टूटने का नहीं है, सवाल ये है कि फ्यूचर को लेकर के, फ्यूचर के नेतृत्व को लेकर के क्या आपकी स्ट्रेटजी है। और एक विशेष दल, मतलब कहने का मतलब जिसकी प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले तक थी, महत्वपूर्ण दल, आज भी उनके मतदाताओं में बहुजन समाज पार्टी को लेकर के पॉजिटिव थॉट्स है। वो चाहते हैं हमारा जो आंदोलन है वो कमजोर ना पड़े। ऐसे में जो पीठ पीछे निर्णय होते हैं वो राजनीति में राजनीतिक दल को ही नहीं समाप्त करते, नकारात्मक प्रभाव देश की और प्रदेश की राजनीति पर डालते हैं। पार्टियां टूट जाए, विचारधारा ठीक है, दो लोगों में नहीं पटती है, अलग होना अलग चीज है, अपनी बात को लेकर जनता तक जाना अलग चीज है। लेकिन जब एक राजनीतिक दल पीठ पीछे बैठ करके दूसरे राजनीतिक दल को विभिन्न कारणों से, वो कुछ भी हो सकते हैं, मुकदमे हो सकते हैं, दबाव हो सकता है, आर्थिक दबाव हो सकता है, शारीरिक दबाव हो सकता है, किसी प्रकार, जब उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो देश की राजनीति के लिए सबसे घातक छड़े होता है। इस जो दुष्चक्र में बहुजन समाज पार्टी फंस गई, यह चिंता का विषय। जी विवेक पांडे जी। जी देखिए, इस बात को तो पहले तो स्पष्ट कर दिया हमारे आदरणीय तिवारी जी ने ही कि बसपा भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दो फाड़ में बंटने जा रही है। यकीनन ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर आप कुछ दिन में देखेंगे कि आकाश आनंद भी अपनी पार्टी बनाने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा के पुराने कैडर को, जो कि सबसे बड़ी समस्या आज की पॉलिटिक्स की है, भारतीय पॉलिटिक्स की है, कि पुराने नेता नई पीढ़ी को और नई जनरेशन की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और वही कारण है कि आज कांग्रेस से लेकर के जो भी स्थितियां ऐसी पार्टियों की दिखाई दे रही हैं, वो गर्त की तरफ जा रही हैं, वो अपना जनाधार खो रही हैं। और जो नेता आ रहे हैं, जो नए नेतृत्व आ रहे हैं, उनको ये पुराने नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो द्वंद्व है,
दो जनरेशन के बीच का जो एक माइंडसेट का गैप है वो बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है, वो बहुत बड़ी समस्या बन रही है पुराने नेताओं के लिए। आकाश आनंद जी ने जो अभी बात आई थी कि उनसे रैलियां करवाई गई, तो उनकी रैलियां बीच में रोक दी गई थी, ये भी तो बताइए। उनको रैलियां उनकी बीच में रोक कर वापस बुला लिया गया था, उनको जी प्रचार भी पूरी तरीके से नहीं करने दिया गया था। तो आकाश आनंद जी को तो पहले दिन से फ्री हैंड दिया ही नहीं गया, बल्कि उनकी जो कार्यप्रणाली थी उस कार्यप्रणाली से बसपा के पुराने कैडर को और स्वयं मायावती जी को बड़ी असहजता महसूस हो रही थी। और ये डे वन से, ये पहले दिन से पटल पे सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा था, जो कि झलक रहा था मायावती जी के ट्वीट में और आकाश आनंद जी के ट्वीट्स में भी दिखता था, जो कि विचारों का विरोधाभास था। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आकाश आनंद जी अलग दल बना सकते हैं विवेक पांडे जी की बात से। अगर वो नहीं बना रहे हैं तो उन्हें आइडिया दिया जा रहा है, अगर वो बना रहे हैं तो उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। हाँ विवेक जी, ठीक बात है। डॉक्टर राजकुमार मौर्य, अगर आकाश आनंद जैसा कि विवेक पांडे जी कह रहे हैं, जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा, इस बात से धर्मेंद्र जी की बात की पुष्टि भी होती है जो उन्होंने कहा कि भाई ये जो कुछ हो रहा है। हाँ, तो अगर वो ऐसा करते हैं, आकाश आनंद दूसरा दल बनाते हैं, मायावती के दल का टूटना बिखरना उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर डालेगा? निश्चित रूप से बहुत इसका जो है बड़ा असर होगा। बसपा जो है बहुत बड़ी पार्टी थी अपने जमाने में, खासकर अति पिछड़ा और दलित को लेकर जिस तरीके से राजनीति में आई थी और लोगों को जिस तरीके से हक अधिकार देने की बात हुई थी, ये बहुत निराशाजनक होगा अगर ये पार्टी टूटती है। लेकिन यहाँ पर अगर नए नेतृत्व को आगे आने से रोका जाता है तो ये और भी निराशाजनक है। कांग्रेस पार्टी इस चीज का हमेशा समर्थन करती है कि नए लोग आए, नए युवा चेहरे जो है राजनीति में आए। हमारी पार्टी ने जो है, राहुल गांधी ने युवाओं को अलग से अधिकार देने की बात की है। तो हम हमेशा इस चीज को चाहेंगे कि नए नए नेतृत्व आए और नई विचारधारा के साथ आए। उसमें आकाश आनंद जी बहुत ही बढ़िया उनका चल रहा था मामला और बहुत बढ़िया बोल रहे थे, सामाजिक न्याय पर बोल रहे थे, लोग उनको सुन रहे थे। लेकिन इस बीच में चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं दबाव आया हो, चाहे मायावती जी को ये ठेस लगी हो कि नहीं पार्टी पूरी तरह हमारे ही कमान में चलनी चाहिए, या जो पुराने नेता हैं बसपा के, उन्होंने कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया हो, नहीं अभी जो है अभी इनका समय नहीं, अभी हम लोग ही देखेंगे। तो यही सब बातें हो सकती हैं। निश्चित रूप से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ये बसपा टूटती है, और समय रहते अगर अभी नए चेहरों को आगे कर ले तो बढ़िया होगा। जी अशोक तिवारी जी, तीनों प्रवक्ता एक बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एक कांग्रेस पार्टी के समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कांग्रेस, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष जो उत्तर प्रदेश में है, दोनों की आवाज आकाश आनंद के पक्ष में है। देखिए, एक अभी आपको एक दौरा याद दिलाता हूं। राहुल गांधी जी भी रायबरेली के दौरे पर आए थे 2 दिनों के लिए, और दूसरे दिन उन्होंने ये कहा था कि वो ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ लोकसभा साल 2024 का, उसमें मायावती भी उनकी पार्टी के साथ आए और वो साथ में मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो शायद परिणाम कुछ और होते उत्तर प्रदेश में। मतलब वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में थी, अगर बसपा भी साथ में आती तो शायद पार्टी का जनाधार और बढ़ जाता। तो इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अभी भी वोट बैंक है, और मायावती एक बड़ी नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में खुद को साबित भी कर चुकी है। 4 बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। अब जो बात तमाम सारे जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि आकाश आनंद नई पार्टी बना सकते हैं, तो इस बात के कोई संकेत अभी आकाश आनंद की तरफ से या उनके जो साथी समर्थक हैं उनकी तरफ से नहीं दिए गए हैं। और मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से हटाने के बाद उनके पिता आनंद कुमार को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यानी परिवार के भीतर कोई मतभेद की स्थिति न बन पाए, इसको भी पूरी तरह से समायोजित मायावती की तरफ से किया गया है। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि चूंकि बहुत बड़े पद पर आकाश आनंद थे, बहुजन समाज पार्टी के भीतर कोऑर्डिनेटर का पद बहुत मजबूत माना जाता है संगठन के लिहाज से। वो अलग अलग जगहों पर जोनल कोऑर्डिनेटर को बनाती हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं, जिला कोऑर्डिनेटर बनाती हैं, और सबके ऊपर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होता है जो सीधे मायावती को रिपोर्ट करता है। तो आकाश आनंद को महत्वपूर्ण पद देकर पार्टी के भीतर स्थापित करने की कोशिश मायावती की तरफ से की जा रही थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वो शायद तमाम सारे इनपुट मायावती जी को लगातार मिले, जिसकी वजह से उनको इस तरह का कठोर निर्णय, बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन फिर कह रहा हूं, आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी, अशोक जी, आकाश आनंद अलग जा सकते हैं, बीएसपी में टूट हो सकती है।
इस बात की संभावना बहुत कम है। बहुजन समाज पार्टी में काशीराम से लेकर मायावती तक तमाम सारे नेताओं का आना जाना देखा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए, जुगल किशोर चले गए, ऐसे तमाम सारे पार्टी के पुराने नेताओं ने साथ छोड़ा, लेकिन नई पार्टी नहीं खड़ी कर पाए। अब आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, वो एक नई पार्टी खड़ी कर पाएंगे, संभावना बहुत कम है। अशोक जी, अगर आकाश आनंद ऐसा करते हैं तो बीएसपी के कितने नेता, बड़े नेता उनके साथ जा सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी ये बहुत जल्दबाजी है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, आकाश आनंद कोई नई पार्टी गठित करने नहीं जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा एक मुनकाद अली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, वो भी कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। सुनील कुमार चित्तौड़ मायावती के सबसे खासम खास नेता माने जाते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कोई नई पार्टी गठित नहीं की। जब चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभरती हुई दिखाई पड़ी और जब ये चर्चा शुरू हो गई कि शायद मायावती के विकल्प के तौर पर आजाद समाज पार्टी कोई अच्छी भूमिका ला सकती है, जो चंद्रशेखर आजाद है वो युवा चेहरे हैं, दलितों की बात भागते हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो ऐसे तमाम सारे नेताओं ने उनका साथ दिया, उनकी पार्टी में शामिल हुए, उनके लिए नई रणनीति गठित करनी शुरू की। लेकिन कोई पार्टी खड़ी करना और उसको चला लेना बहुत सामान्य बात नहीं है। आप देखिए कि इसी उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता, जिनको ये कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव के बाद पार्टी में सबसे बड़े नेता के तौर पर वो अपने आप को स्थापित भी कर चुके थे, कहा जाता था कि प्रबंधन के गुरु हैं शिवपाल यादव, कोई नाराज होता है तो उसको मनाने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी जाती है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के भीतर आपसी मतभेद सामने आए थे तो उन्होंने भी अपनी पार्टी गठित की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लेकिन कितने दिन चली? बहुत लंबे समय तक एक नई पार्टी गठित करना और इन तमाम सारी जो स्थापित बड़ी पार्टियां हैं उनके सामने अपने चुनावी मैदान में उतरना, ये बहुत सामान्य घटनाक्रम नहीं होता है कि अचानक से आपने एक पार्टी गठित कर दी, अचानक से आप उम्मीदवार नहीं मिलते हैं नई पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद अभी ऐसी कोई नई पार्टी गठन करने नहीं जा रहे हैं, और अगर जब उनको पार्टी से निष्कासित अभी तक नहीं किया गया है, पद से हटाए जाने के बाद कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई, तो मुझे लगता है कि मायावती ने बेहतर प्रबंधन के जरिए पार्टी के भीतर जो एक आवाज उठने की कोशिश कर रही थी, गुटबाजी हो जाएगी, एक धड़ा हावी हो जाएगा, एक धड़ा नीचे गिर जाएगा, उसको सामंजस्य उसको बैठाते हुए उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रबंधन दिखाते हुए निर्णय लिया है, और इसमें कोई नाराजगी खबर अभी तक आकाश आनंद की तरफ सामने नहीं आई है। और अभी भी लगातार मायावती की तरफ से कहा जा रहा है, अभी भी मायावती की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि पार्टी को फिर से खड़ा करना है, पिछले कई चुनाव से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, जो वोट बैंक है उनका वो भी लगातार गिरता हुआ देखा जा रहा है, तो वो बार बार दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की बात कह रही है कि फिर से पार्टी के लोगों को इस पर जुटना पड़ेगा, तो वो कोशिश कर रही है पार्टी को उठाने की। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार, जो अभी हमारे साथी बैठे तो वो ये लगातार अभी कुछ देर पहले विधानसभा के भीतर केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया कि मायावती जी ने अपने भतीजे को पद से हटा दिया, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, निर्णय लेने के वो स्वतंत्र है। तो ये आरोप बीजेपी लगातार इन नेताओं पर उठाती है कि हमारी पार्टी में सिर्फ एक नेता नहीं है, कि अगर कोई चुनाव होगा, सरकार बनेगी तो वही मुख्यमंत्री हो जाएगा या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेगा। इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार घेरेबंदी करती है इन तमाम सारे राजनीतिक दलों की, और उसका लाभ उठाने में वो कामयाब भी देखी जाती है। जी विवेक पांडे जी, देखिए, इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि अपनी बातों में ही इन्होंने कहा है, अगर ये डिबेट आपको ध्यान होगा कि इन्होंने खुद स्वयं स्वीकार किया कि गुटबाजी या आंतरिक विरोध, इस तरह के शब्दों का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बात को ये स्वीकार कर रहे हैं कि आकाश आनंद जी की जो विचारधारा और जो उनकी बातें थी वो कहीं ना कहीं इनके पुराने कैडर को हिट कर रही थी। दूसरी बात, आज अगर आकाश आनंद जी को विकल्प के रूप में, मायावती जी का विकल्प आज कौन है? अगर मायावती जी का विकल्प देखा जाएगा तो आकाश आनंद को ही तो देखा जाएगा। अगर मायावती जी से लोग प्रसन्न थे, मायावती जी की लोग नीतियों से प्रसन्न थे, तो इतने बड़े बड़े नेता छोड़ के क्यों गए? हो सकता है कि वो आकाश आनंद को आज बसपा का विकल्प देख रहे हो, क्योंकि बसपा के विकल्प के रूप में आकाश आनंद जी का टूटना, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अभी आपने एक बात और मैं पूरे मंच को बता दूं, इन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, तो आकाश आनंद जी मीटिंग में क्यों नहीं थे भाई? राजनीतिक नाराजगियों के मायने तो इसी तरह निकाले जाते हैं कि मंच पे किसी की कुर्सी लगी और वो कुर्सी से नदारद हो, तो आकाश आनंद जी उस मीटिंग में नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात है ये नाराजगी सबसे बड़ी। अब ये तय आकाश आनंद जी को करना है कि बसपा के जो करोड़ों या सैकड़ों जो भी इनकी संख्यात्मक वोटरों की संख्या है, उनके लिए आकाश आनंद जी नेतृत्व लेंगे, या एक आत्मभुक्त राजनेता के लिए आकाश आनंद अपने राजनीतिक जीवन का त्याग करेंगे? ये तो आकाश आनंद को तय करना है। वाह क्या ये तो आकाश आनंद को तय करना है। कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, आत्ममुग्ध। अगर एक शोध इस विषय पर किया जाए कि इस देश के कितने राजनेता आत्ममुग्ध हैं और वो आत्ममुग्ध होकर क्या क्या करते हैं, तो वाकई में इंटरेस्टिंग फिल्म बनेगी, इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन होगा, शोध होगा। जरूर लगाइए विवेक पांडे जी। आपकी तो बीजेपी, आपका जो सहयोगी और देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके प्रधानमंत्री तक खुद कह चुके हैं
कि कुछ लोगों को शोध करना चाहिए, तो ये शोध जरूर शोध का विषय है। इस देश के आत्ममुग्ध राजनेता, अब उसमें मायावती कितनी तो आत्ममुग्ध है, कितनी वो पार्टी के लिए चिंतित है, कितनी दलित समाज के लिए चिंतित है, अपनी मूर्तियां लगवाई हैं, इससे बड़ी आत्ममुग्धता का परिचय क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, परिवार की सियासत अब बिखराव की तरफ जा रही है। कितना बिखरेगा, कितना बिखरने के लिए आसपास के लोग जो हैं वो आग लगाने का काम करेंगे, और कितनी आग लगेगी और कौन उसके लिए तैयार होगा। मायावती के भतीजे उस आग में कितना अपने आप को बचा पाएंगे और कितना बीएसपी को बचा पाएंगे, कितना उत्तर प्रदेश में बीएसपी का कैडर बीएसपी को बचाने का काम करेगा, और खुद मायावती आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे चौंकाने वाले फैसले करेंगी। ये देखना काफी दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की सियासत में। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।